हम पढ़ाई कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज 4th नंबर लेक्चर है। और हम प्रीवियस जितना भी हमने 3 वीडियोस देखे थे इसमें ये देखा था कि करंट क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी ऑफ द करंट, और उसके बाद से डिफरेंट टाइप ऑफ करंट के बारे में हमने स्टडी किया था। ओके, तो अभी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर हम पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक दो चीज को तुमको आगे से दिमाग में रखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे स्टीडी डीसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मतलब इस चैप्टर में हम खाली ये स्टडी करेंगे कि यदि एक स्टीडी सोर्स हम कनेक्ट करेंगे कोई भी कंडक्टर के साथ में, है ना, तो कैसा इफेक्ट क्रिएट होंगे, क्या करंट कैसा होगा, कितना अमाउंट का करंट प्रोड्यूस होगा, ये सब डिटेल जो स्टडी रहेगा ये खाली स्टीडी डीसी के बारे में। और मैं तुमको स्टीडी डीसी क्या बताया था? स्टीडी डीसी मतलब स्टीडी डायरेक्ट करंट, मतलब ये ऐसा, ये जो करंट होता है वो सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और हमने सेल के बारे में प्रीवियस में ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर में डिस्कशन कर रखा हुआ है कि वो केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जनरेट करता है और इसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब इस सेल को यदि हम कोई भी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये जितना करंट प्रोड्यूस करेगा वो करंट का वैल्यू कभी भी सर्किट में घटता या बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी टाइम में सेम पोटेंशियल डिफरेंस वो मेंटेन करेगा थ्रू केमिकल रिएक्शंस। और यदि मैं इसको सर्किट से कनेक्ट भी कर भी दूं तो यहाँ पे यदि मैं एक मीटर लगा करके मैं करंट का मैग्नीट्यूड को चेक करूं तो करंट का वैल्यू स्टार्टिंग में जितना था, टाइम बीतने के बावजूद टाइम का करंट का मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब फिक्स्ड करंट ये सेल कंटिन्यूअसली फ्लो कराते रहेगा। ओके, तो मतलब इस चैप्टर में हम ऐसा टाइप का करंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, और एसी करंट वो अलग चीज है। अल्टरनेटिंग जो एसी जो है वो अलग टाइप का करंट है, उसका सोर्स अलग है और वो करंट वेरिएबल टाइम के हिसाब से चेंज होने वाला करंट है, उसको एक अलग चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस तरह का स्टीडी करंट के बारे में ही पूरा पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा चीज ये हो गया कि यहाँ पे हम जो कंडक्टर, जब भी मैं कंडक्टर रजिस्टर ऐसा वर्ड यूज किया तो तुम मेटेलिक कंडक्टर ही स्टडी करोगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मटेरियल जो होता है 3 टाइप का होता है, इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है। सभी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अलग अलग स्ट्रेंथ का। इंसुलेटर का तो बिल्कुल ना के बराबर कंडक्टिविटी होता है, मतलब वो ऐसा मान के चलते हैं कि वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है एट नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर दे दिया जाए तो उसका हल्का मुल्का कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है ना के बराबर का, लेकिन फिर भी उतना, मतलब एकदम ना के बराबर ही करंट हल्का मुल्का यदि आ सकता है वो भी बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशन में। अदरवाइज मेटल, जो हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, मेटल और सेमीकंडक्टर ये जो होते हैं कुछ हद तक तुम्हारे क्या होते हैं, कंडक्टर में भी 2 टाइप होते हैं ना, एक मेटेलिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रोलाइट, जिसके बारे में तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर रखा था। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में उतना नहीं पढ़ना है। जब भी मैं कंडक्टर बोलूं तो मेटेलिक कंडक्टर समझना है। ओके, तो ये 2-3 पॉइंट को हम दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो क्लास है, आज का क्लास में हम स्टडी ये करने वाले हैं कि यदि हमारे पास में कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टर हमारे पास प्रेजेंट है, वो कंडक्टर को यदि हमने बाहर से कोई सोर्स कनेक्ट नहीं कर रखा हुआ है, खाली ऐसे ही मेटल का कंडक्टर मैंने ले रखा हुआ है, तो उसका क्या बिहेवियर रहेगा, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस चीज के लिए सबसे पहले मैं एक कंडक्टर ले लेता हूं और बाहर से मैं कोई भी, हेडिंग भी है आज का, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। हमने बाहर से कोई पोटेंशियल सेल वेल कुछ भी नहीं कनेक्ट कर रखा हुआ है और उस समय एक प्योर खाली कंडक्टर मैंने ले रखा हुआ है। अब इसका बिहेवियर हमको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो पहला हम इसको समझने से पहले, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में मैंने वो कंडक्टर का स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा था, लेकिन फिर से मैं एक बार 5 मिनट बोल दे रहा हूँ। जितना भी कंडक्टर होते हैं वो सॉलिड होते हैं मान के चलते हैं हम नॉर्मली, और उसमें एटम्स लोग वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड होकर रहते हैं। इसके कारण से क्या होता है, उसका जो एटम्स, जो कुछ एटम मेटल का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आके सरफेस में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी का सभी एटम्स लोग इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है। यदि मान लो बल्क मतलब अंदरूनी हिस्सा में जो एटम का अंदरूनी हिस्सा, मेटल का अंदरूनी हिस्सा, और सरफेस मतलब ऊपर वाला हिस्सा, यदि मैं ये कंडक्टर को इमेजिन करूं तो इसका सरफेस ये हो गया और अंदर में भी तो एटम्स हैं, पैक्ड हैं पूरा। तो वो जो एटम लोग हैं अंदर में बल्क में रहने वाला काफी नंबर में एटम्स लोग क्या करते हैं, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं जो कि आके सरफेस में रह जाता है। और सरफेस में वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। और इसका फ्री मोशन मैं बताया था, इसका कारण क्योंकि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इस कारण से ये फ्री मोशन को अलाउ करता है, मतलब फ्रीली मूव कर सकता है। ओके, और अंदर में भी जो एटम, बल्क में जो अंदर में एटम्स हैं, जो एटम ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया था,
और जिसका जिसका जो जो एटम का इलेक्ट्रॉन आके सरफेस में आ गया है मेटल का, तो वो एटम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रहेंगे। अब मैं बल्क वाला दिखा रहा हूं, मैं अंदर में, अंदर वाला जो एटम्स लोग हैं उसमें डेफिनेटली कुछ कुछ अमाउंट का क्या आ जा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज हो जा रहेंगे, ठीक है। लेकिन सारे एटम ऐसा रिलीज नहीं करते हैं, कुछ कुछ एटम जो होते हैं मेटल का जो अंदर में रहने वाला एटम लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं ड्यू टू द रेयर एंड टेयर। इसके बारे में डिस्कशन किए थे। सरफेस में आके इलेक्ट्रॉन आ गया है और अंदर में भी जो एटम और रिमेनिंग जो एटम जिसने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं किया है, वो एटम भी अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, जो जानते हैं हम लोग मेटल एटम वाला स्ट्रक्चर हमने पढ़ के रखा हुआ है। मेटल केस में क्या होता है, मेटल केस में उसका जो मेटल एटम का न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस का पकड़ अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत कम होता है। इस कारण से कुछ कुछ एटम लोग तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ एटम लोग अपना इलेक्ट्रॉन को रखे तो रहते हैं, ठीक बात है, लेकिन वो लूजली बॉन्डेड रहता है। वो इलेक्ट्रॉन आसानी से, मतलब मैं बोल सकता हूं, वो इलेक्ट्रॉन यदि हल्का मुल्का बाहर से एनर्जी मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम जानते हैं मेटल एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही लूजली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस के द्वारा। उस कारण से यदि उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए तो वो भी छोड़ के निकल जाएगा। मतलब अभी से हम ये दिमाग में रखेंगे कि मेटल का सरफेस में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं फ्रीली, और उसका अंदर में भी जो एटम्स हैं जिसके पास में आउटर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा बॉन्डेड नहीं है, उतना ज्यादा मतलब न्यूक्लियस के द्वारा ये नहीं है, मतलब सख्त से जुड़ा नहीं हुआ है। वो चाहे तो हल्का मुल्का हीट लेकर के वो इधर उधर मतलब उसी बल्ब के अंदर भी मूव कर सकता है। तो अभी से हमने एक चीज सीखा, एक नया एक्सपेक्ट जरा समझ में आना, ठीक है। अब क्या होने वाला है, तो क्योंकि करोड़ों अरबों में, यदि इतना बड़ा मैं आयरन का पीस या इतना बड़ा मैं गोल्ड का टुकड़ा ले लेता हूं तो इसमें अरबों खरबों में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अरबों खरबों में एटम्स रहेंगे, जिस कारण से उसके कारण से क्या होगा, अरबों खरबों में इलेक्ट्रॉन भी सरफेस में रहेंगे, अंदर में भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एटम्स जो रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है जो एटम, वो पॉजिटिव आयन बन जा रहेंगे। मतलब अंदर में जो एटम्स, बल्क में जो एटम्स है उसमें से कुछ एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं और उसका इलेक्ट्रॉन आके सरफेस में आ गया है, और बाकी रिमेनिंग जो एटम्स रहेंगे वो उसका भी एटम जो है उसका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो भी आसानी से क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, यदि सुइटेबल कंडीशन मिल जाए। अभी फिलहाल उसके अंदर एटम का ही अंदर में ही वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उतना ज्यादा स्ट्रांगली बंधा नहीं होता है। ओके। अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन ये है कि सरफेस में कुछ इलेक्ट्रॉन है, बल्ब के अंदर भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और जो एटम ने अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया था वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गए। ओके, इसको हम कैटायंस बोलते हैं, पॉजिटिव आयन, मतलब ऑलरेडी कैटायनिक, जो कैटायन कंडीशन में तुम्हारा मेटल एटम अंदर में प्रेजेंट है, बल्ब के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट, हम जानते हैं कि यदि एक नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में रखे उसको, ये चीज को एक नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि हमारा 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम ले लेते हैं, चलो ठीक है 30 डिग्री सेल्सियस मान के चलो, यदि वैसा कंडीशन में एक मेटल एटम को रखा जाए, बताओ 30 डिग्री सेल्सियस कैसा मेंटेन है। 30 डिग्री सेल्सियस मतलब डेफिनेटली यहाँ पे हीट एनर्जी ऑलरेडी सब जगह प्रेजेंट है। हम जानते हैं ऑलरेडी एक जगह एक बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट। डेफिनेटली एनवायरमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री होगा। अच्छा, 30 डिग्री इसको मेंटेन करना है मतलब डेफिनेटली इसके अमाउंट, इसके बॉडी में कुछ ना कुछ अमाउंट का हीट प्रेजेंट होना चाहिए, तब तो अपने बॉडी का टेम्परेचर को 30 डिग्री मेंटेन कर पाएगा। तो एनवायरमेंट ने इसको हीट दे रखा हुआ है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री हो गया और एनवायरमेंट का भी टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया। क्योंकि हम जानते हैं यदि मान लो इस मेटल को मैंने फ्रिज में डाल के रखा हुआ है और इसका टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री, क्योंकि फ्रिज में रहेगा तो 0 डिग्री के अंदर में मान के चलो मेटल को, ठीक है। अब सडन में एनवायरमेंट को बाहर लाया, मतलब इसको लेकर के एनवायरमेंट में रखा, अब देख रहे हैं एनवायरमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री है जबकि इसका 0 डिग्री हो गया, तो एनवायरमेंट फटाफट हीट सप्लाई करेगा इसको, और हीट सप्लाई करके फट से इसका दोनों का टेम्परेचर क्या कर देगा, बराबर कर लेगा। मतलब मैं बोलना चाहता हूं 30 डिग्री इसमें रहने के लिए इसके पास में कुछ अमाउंट का हीट होना जरूरी है जो कि एनवायरमेंट सप्लाई करता है। अब वो हीट एनर्जी मिलने के कारण, समझो जरा सा, वो हीट एनर्जी मिलने के कारण वो इलेक्ट्रॉन लोग जो रहेंगे, डेफिनेटली यदि इसको हीट मिल रहा है तो एटम लोग हीट लिया तो इलेक्ट्रॉन लोग को भी जितना मटेरियल को हीट मिल रहा है वो तो हर एक एटम में भी उतना हीट रहेगा और उसमें रहने वाला हर एक इलेक्ट्रॉन को भी उतना हीट मिल रहा है, और वो हीट के कारण उसका मान लो टेम्परेचर हो गया T। डेफिनेटली एनवायरमेंट का टेम्परेचर T है तो मटेरियल का भी टेम्परेचर T रहेगा और उसमें रहने वाला इलेक्ट्रॉन लोग का भी उतना ही टेम्परेचर मिल रहा है। इसके कारण से होता ये है कि इलेक्ट्रॉन लोग के पास में कुछ अमाउंट का आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं हीट यदि किसी के पास है
तो चुपचाप नहीं बैठेगा, एनर्जी है डेफिनेटली वो क्या करना चाहेगा, कोशिश उसका रहेगा कि हीट एनर्जी को किसी तरह से लॉस कर दिया जाए। उसी के लिए वो क्या करता है, एनर्जी होने के कारण, हीट एनर्जी होने के कारण वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है, मोशन स्टार्ट कर देता है। सिंपली मैं बोल सकता हूँ हीट एनर्जी के होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लोगों के पास में कुछ अमाउंट का काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, और वही काइनेटिक एनर्जी के कारण वो लोग हैप्पैजेटली इधर उधर मूव करते रहते हैं। मतलब अभी से हमने ये समझे कि सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है या अंदर में बल्क में भी जो एटम के पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूजली इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी क्या होंगे, हीट एनर्जी लेकर के एक्साइटेड होकर के वो डेफिनेटली क्या करेंगे, अपना अपना जगह में या आसपास वाला एटम में वो ऑसिलेट करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे इधर उधर। और ये हैप्पैजेट मोशन जो होता है, ये हैप्पैजेट मोशन मतलब तुम इमेजिनेशन कर सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों में इलेक्ट्रॉन्स है, और ड्यू टू द हीट एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी के द्वारा उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, और वही एनर्जी कारण लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना जगह में रह के या आस पास में मूवमेंट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। ओके, अब सवाल यह है कि हम देख रहे हैं कि नॉर्मल कंडक्टर को हमने बाहर से कोई सेल वेल कनेक्ट किया नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पे मूव कर रहा है, लेकिन ये मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी ओनली। ठीक है, क्या इससे करंट बनेगा? क्या हमने, हमारा सवाल यह है कि तो मूव तो कर ही रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या इससे करंट बन जाएगा? तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा, करंट वरेंट कुछ नहीं बनने वाला है। इसका कारण ये है कि समझ लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ इसके अंदर में बल्क में अंदरूनी रीजन में जो एटम्स है उसके पास भी लाखों सरफेस में इलेक्ट्रॉन, मतलब अंदरूनी रीजन वाला एटम के पास भी जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो भी लूजली बॉन्डेड होता है, और प्लस सरफेस में तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ही है और फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट भी सोचोगे तो सरफेस मेटल का जो जितना भी मेटालिक कंडक्टर होता है उसका सरफेस तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो कोई भी कैसा भी शेप का रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन अपने मन से इधर उधर मूव कर सकता है, वो भी बिना एनर्जी का, उसके लिए कोई एनर्जी उसको खर्चा करना नहीं है। मतलब जितना हीट हमने एनवायरमेंट में दे रखा हुआ है वो हीट के मदद से ही वो इधर उधर मूव करता रहेगा, उसको कोई एनर्जी खर्चा करना एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा उसको। अब सवाल ये है कि क्या जो थर्मल एनर्जी के कारण उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिला है इलेक्ट्रॉन से, उसका मूवमेंट भी हो रहा है, क्या इससे कोई करंट प्रोड्यूस होगा क्या? ये हमारा सवाल आता है। याद रखना है कि यदि मान लो हमने ये कंडक्टर को लिया है ना, और उसको कुछ टेम्परेचर में डाल दिया, इलेक्ट्रॉन हैप्पैजेटली इधर उधर मूव कर रहा है, मैं बोला करंट बन रहा है क्या? बिल्कुल करंट नहीं बनने वाला है। इसका कारण ये होता है कि करंट होने के लिए क्या होना चाहिए, मैं बोला सर्किट में करंट है, मतलब एक साइड से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे साइड की तरफ, क्योंकि मेटल का बात चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट करने वाला है, तो ऐसा होना चाहिए कि एक एंड से सारे इलेक्ट्रॉन या मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एंड में पहुंच जाना चाहिए। एक एंड से निकला और दूसरे एंड की तरफ गया, लेकिन कोई सोर्स हमने बाहर से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। यदि मान लो बिना सोर्स कनेक्ट किए हुए ड्यू टू द थर्मल एनर्जी यदि ऐसा होता तो क्या होता? यदि ऐसा होता तो सभी मटेरियल तुम ऑब्जर्व करो जितना भी नेचर में है ना, एक गिवन टेम्परेचर में सभी में हमको करंट महसूस होता, ऐसा लेकिन होता तो नहीं है। हमको डेफिनेटली करंट बनाने के लिए बाहर से हमको क्या करना पड़ता है, सोर्स कनेक्ट करना पड़ता है, तभी जाके चार्ज का फ्लो होता है। तो इसको जस्टिफाई कैसा करें? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मूव कर ही रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हैप्पैजेट मोशन, रैंडम मोशन, इधर से उधर हो रहे हैं, और ये मोशन जो होता है इस मोशन से कोई करंट नहीं बनता है, बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता होगा जीरो, शायद ऐसा हो रहा होगा, उसीलिए कोई करंट हमको महसूस ही नहीं हो रहा, ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है करंट। बात समझ में आ रहा है? तो थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन तो हैप्पैजेट मोशन, रैंडम मोशन कर ही रहा है, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कोई करंट नहीं बनने वाला है, बिकॉज यदि करंट बनना होता, करंट का फॉर्मूला क्या बढ़े है, करंट इक्वल्स टू कितना चार्ज एक एंड से दूसरी एंड तक ट्रांसफर हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया इसके लिए, मतलब कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम मिला। अब सवाल है यदि मान लो सारे इलेक्ट्रॉन मान लो थर्मल एनर्जी कारण एक ही साइड में चले गए, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के मान लो इधर चले गया, तो इसके कारण क्या होगा, इस साइड नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड पॉजिटिव, मतलब कंडक्टर तो चार्ज हो गया रे, तो क्या कंडक्टर अपने आप चार्ज हो जाएगा? नॉर्मल में या तक नॉर्मल कंडीशन में अपने आप कोई भी चार्ज प्रोड्यूस होना नहीं चाहता है। चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी फोर्सफुली इसको कंडक्ट मतलब चार्ज प्रोड्यूस करना पड़ता है, अपने आप चार्ज बनना नहीं चाहता, वो न्यूट्रल में रहना चाहता है। तो हालांकि ऐसा हो रहा है, चार्ज का डिफरेंशिएशन बन जा रहा है, लेकिन नेट चार्ज में बोलूं अभी भी जीरो दिखा रहा है बॉडी का, लेकिन सवाल है कि एक एंड का यदि हम ऑब्जर्व करें नेगेटिव चार्ज बन जा रहा है, एक एंड पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है, जो कि ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर भी मतलब ऐसा सिचुएशन में नॉर्मल थर्मल कंडीशन में
हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन एक साइड में चले जाएगा। और यदि चार्ज ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का मतलब एक एंड से दूसरी एंड की तरफ जा ही नहीं रहा है, फिर मोशन कैसा टाइप का है? तो उन्होंने बोला कि सरफेस में जितना भी इलेक्ट्रॉन या अंदर में बल्क में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन वो मोशन से कोई भी प्रकार का नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज नहीं होने वाला, मतलब नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। अब सवाल आया, मूवमेंट कर रहे हैं और नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम जानते हैं, मान लो यहाँ पे अरबों खरबों में इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो सरफेस से इधर से जा रहा है, यहां से या अंदर में भी हो सकता है, मोशन थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। सरफेस में इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से इधर जा रहा है, तो डेफिनेटली कोई एक इलेक्ट्रॉन अरबों खरबों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन तो रहा होगा जो कि इस तरफ मूव कर रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सब हैपेजेटली मूव कर रहे हैं और हम देख रहे हैं इसके दौरान नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन एक साइड में, सारा इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जा रहे हैं। हो ये रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यदि इस एंड से इस एंड की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रहा होगा जो कि इस एंड से इस तरफ भी आ रहा होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, नेट चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक साइड से दूसरी साइड चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे करोड़ों में इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उसमें से डेफिनेटली यदि मैं एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को देखूं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रहा होगा जो कि इस तरह मूव कर रहा होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो 10 सेंटीमीटर, ऐसा गलत वैल्यू है, 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं समझने के लिए, तो इसका भी 10 सेंटीमीटर रहा होगा। यदि इसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस लूं डायरेक्शन, तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस रहा होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट हमको +10 और इधर हो गया -10, ऐड कर देंगे 0। मतलब दो इलेक्ट्रॉन को मैंने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जा रहे हैं। वैसे ही बाकी इलेक्ट्रॉन भी, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो उसके बदले कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन उसके बदले ऐसा मूव कर रहा होगा। अरबों खरबों में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, इवन जोड़ी जोड़ी में कट रहे हैं एक दूसरे को। यदि मैं एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मैं थर्मल वेलोसिटी को मान लो u1 लेता हूं, पहला एक इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका थर्मल वेलोसिटी u1 लिया। एक और इलेक्ट्रॉन है, उसका थर्मल वेलोसिटी को मैंने u2 ले लिया। एक और इलेक्ट्रॉन है, उसका थर्मल वेलोसिटी को u3 ले लिया। थर्मल वेलोसिटी समझ में आ रहा है? जो इंडिविजुअली इधर उधर मूव कर रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना हिसाब से मूव कर रहा है, मतलब इसको कोई एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो रेंडमली मूव कर रहा है। और मूव करने के दौरान हो ये रहा होगा कि पॉजिटिव आयन से टकरा भी रहा होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन अपने अपने जगह में है जो अंदर में बल्क में बन गया है, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने के दौरान इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में भी आ रहे होंगे। याद रखना, अंदर में भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होते रहते हैं। अब सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो पॉजिटिव आयन के पास में आएगा, तो उन लोगों को कोलिजन होगा। कोलिजन कैसा होगा? पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन खींच लेना चाहेगा अपने साइड में, यदि खींच लेना चाहेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का मोशन होने के कारण वो उस जो अट्रैक्शन को अवॉइड करके वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन इससे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। देखो, यदि मान लो यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन जा रहा था ऐसा, लेकिन इसका प्रभाव में आने के चक्कर में इधर खींचा रहा था, लेकिन मोशन के कारण वो इधर भाग जाएगा। सिमिलरली इधर कोई एक पॉजिटिव आयन रहा होगा, इधर मान लो कोई एक पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आयन भरे पड़े हैं यहाँ पे, है ना। बहुत सारे ऐसा आइटम भी जिसके पास आयन नहीं बने हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन अपना अपना रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे आइटम ऐसे भी रहे होंगे जो पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इसके प्रभाव में है, लेकिन काफी ज्यादा स्पीड होता है उसका थर्मल स्पीड, जिसके चक्कर में यहाँ तक पहुंचा, पॉजिटिव आयन ने इसको खींचा अपने साइड में, जिसके चक्कर में डायरेक्शन तो चेंज हो गया, लेकिन वो फिर अपना रास्ता को कंटिन्यू रख रहा है। फिर उसके बाद इसका नजदीक एक और पॉजिटिव आयन के कॉन्टेक्ट में आया, पॉजिटिव आयन के कॉन्टेक्ट में आया, तब ये फिर इधर खींचा जाएगा, फिर इधर चले जाएगा, फिर इसके आसपास में एक और पॉजिटिव आयन है तो इधर खींचा जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, आसपास का पॉजिटिव आयन का प्रभाव में आने के कारण उसका एक अलग तरीके से मोशन अपना अंदर रैंडमली चल रहा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक इलेक्ट्रॉन यदि इधर मूव करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कोई उल्टा डायरेक्शन में मूव करने वाला भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रहा ही होगा, जिससे नेट जब डिस्प्लेसमेंट निकाला गया तो डेफिनेटली 0 हो रहा है, मतलब नेट चार्ज का कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन सब ऐसा लग रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मतलब ऐसा सिचुएशन ले सकते हो, एक आदमी ने यहां से स्टार्ट किया, घूम करके वापस इधर ही आ जा रहा है, मतलब हम ऑब्जर्व करें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा है, नॉर्मल जैसा था वैसे ही रह रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैंने बोला हर एक एटम जो थर्मल वेलोसिटी जो हर एक इलेक्ट्रॉन है सरफेस में या अंदर में बल्क में जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो हर एक का मैं एक एक इंडिविजुअल का थर्मल वेलोसिटी में ले रहा हूं। मान लो पहले का थर्मल वेलोसिटी u1 हो गया, दूसरा कोई एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया, उसका थर्मल वेलोसिटी u2 ले लिया, तीसरा कोई एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा u3 ले लिया। वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक का मैंने वेलोसिटी un तक लिया हुआ है, और मैंने बोला कि सभी का मैं मिला दूंगा डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, 0 हो जा रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ एवरेज भी 0 होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को ही वेलोसिटी बोला जाता है। इसका मतलब सभी का यदि मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, u1 प्लस u2 प्लस u3 ये सब थर्मल वेलोसिटीज हैं। अभी वहां से कोई सेल वेल कनेक्ट नहीं किया गया,
तो सभी का थर्मल वेलोसिटी को मैट कर दो u4 है ना डॉट 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 un तक और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कर दो तो ये मेरे को 0 दिखाएगा। क्यों 0 दिखाएगा? बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो नेट वेलोसिटी भी 0 होगा। मतलब एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली 0। समझ में आ रहा है? मतलब एवरेजली कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, 0 दिखा रहा है। सभी इलेक्ट्रॉन अपना अपना जगह में इधर उधर मूव कर रहे हैं लेकिन एवरेजली सब काट पोट दे, क्योंकि एक वेलोसिटी यदि इधर मान लो 10 मीटर पर सेकंड है तो डेफिनेटली कोई एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा जो कि 10 मीटर पर सेकंड इधर भी रहा होगा। दोनों का वेलोसिटी को प्लस माइनस करेंगे। वेक्टर एडिशन में क्या होता है? वेलोसिटी एक वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन को भी ध्यान दिया जाता है। तो वेक्टरली जब प्लस माइनस किया जाएगा सब कैंसिल हो जा रहा है। दैट मीन्स एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन है ना इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज 0। मतलब यदि बिल्कुल भी कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं गया है, वोल्टेज नहीं दिया कनेक्ट किया गया है, तो फिर सभी इलेक्ट्रॉन का मोशन सब हो करके 0 ही हो जा रहा होगा। कुछ मोशन नहीं हो रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, जिसके कारण से नेट चार्ज का फ्लो भी नहीं हो रहा है, मतलब नेट करंट भी नहीं बनने वाला है। ओके अब सवाल ये आता है कि एक एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन में कितना वेलोसिटी है। भले हम समझ गए कि टोटल सब मिला मिली करके 0 हो जा रहा है, ठीक है बात है। नेट चार्ज का फ्लो भी नहीं हो रहा है, नेट चार्ज ही नहीं तो नेट करंट भी नहीं हो रहा है, एक फ्लो ही नहीं चल रहा है इसका मतलब। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, मेरे को डाउट वर्क में बताओ थर्मल वेलोसिटी की, एक एक इलेक्ट्रॉन का मेरे को थर्मल वेलोसिटी चाहिए। तो याद रखना यदि मैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी हर एक सभी का वेलोसिटी मिला के 0 हो जा रहा है, लेकिन एक एक का कुछ ना कुछ वेलोसिटी हैपेजेटली मूव कर रहा है, इधर उधर रैंडमली इधर उधर मूव कर ही रहा होगा। मैं बोला चलो ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन का मेरे को थर्मल वेलोसिटी बताओ कितना रहा होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ये चीज को याद रखना है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इक्वल टू 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडमली मोशन कर रहा है, उसके बदले में कोई एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा जो एक दूसरे को काट रहा होगा। मतलब वो लोग ऐसा हिसाब से मोशन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लोग ऐसा हिसाब से मोशन कर रहा होता है जैसा कि नेट वेलोसिटी सभी टाइम 0 रहा होगा बस। तो नेट वेलोसिटी 0 मतलब नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज 0, मतलब चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है, करंट 0 हो जाएंगे। अब हमारा सवाल यहाँ पे एक आता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो रहे होंगे उसका इंडिविजुअली मैं यदि बोलूं तो उनका कितना थर्मल वेलोसिटी रहा होगा। तो थर्मल वेलोसिटी के लिए ये पता लगाने के लिए हमको जरा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। जरा ध्यान देना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कंसेप्ट के हिसाब से ये बताता है यदि किसी भी पार्टिकल का यदि हमको टेम्परेचर मालूम है तो हम उसमें रहने वाला काइनेटिक एनर्जी पता लगा सकते हैं। जब सब एटॉमिक पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में डिस्कशन करना रहता है, तो यदि उसका खाली तुम टेम्परेचर बता दो कितना टेम्परेचर में है तो उस पार्टिकल का तुम चाहो तो काइनेटिक एनर्जी पता लगा सकते हो। और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है याद रखना, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वर्ड यूज होता है, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल। क्योंकि देखो ये यदि इलेक्ट्रॉन है इधर जा रहा होगा, सभी टाइम में मोशन उसका इधर अपने ही खुद उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, रैंडमली हैपेजेटली मोशन कर रहा है, कुछ सभी टाइम डायरेक्शन को बदल रहा है। तो यदि बोला ठीक है एवरेजली उस इलेक्ट्रॉन के पास में कितना काइनेटिक एनर्जी रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन के पास में, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kb इंटू टी। खाली उस इलेक्ट्रॉन का हमको चार टेम्परेचर का चाहिए, जो कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर जितना रहा होगा इलेक्ट्रॉन का भी टेम्परेचर वही रहा होगा। केबी इज नथिंग बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। केबी का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख चुका ऑलरेडी, केबी इक्वल्स टू 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। इसको याद रखना है। यदि हमको टेम्परेचर मालूम रहेगा तो पार्टिकल का मैं क्या कर सकता हूँ, मॉलिक्यूल रहे, एटम रहे, इलेक्ट्रॉन रहे, उसका मैं डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी पता लगा सकता हूँ, वो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेजली क्यों एवरेज बोल रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हिसाब से वो मूव कर रहा होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन का बात चल रहा है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 3/2 kb इंटू टी। ये kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, फिलहाल याद रखना है इसको। और यह हो गया टी, हो गया टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, यदि मैं यहाँ पे लिखूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन का मास यदि मैं m लेता हूं, मान लो इलेक्ट्रॉन का मास, तो हाफ ऑफ m इंटू v स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kbt। आराम से मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला वही बनता है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। यदि मैं यहाँ पे v स्क्वायर निकालूं तो कितना हो जाएगा 3 kbt डिवाइडेड बाय m। v निकाला जाएगा तो रूट ओवर ऑफ 3 kb इंटू टी डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे जो v है दिस इज बेसिकली आरएमएस वैल्यू, दैट इज रूट मीन स्क्वायर, एक प्रकार का एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं बारंबार बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, उसका कोई एक गिवन डायरेक्शन नहीं है, एक इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, लेकिन उसको कैंसिल करने वाला कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका सभी टाइम है उसका क्या कर रहा होगा, सब वेलोसिटी को कैंसिल कर रहा होता है।
लेकिन मैं एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूं तो वो एवरेजली किधर किधर कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है यदि पूछा गया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन यदि फ्री है मूव करने के लिए, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर इधर किधर भी मूव कर सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं इसका मूवमेंट का। तो मैं यहाँ पे जो वेलोसिटी निकालने वाला हूँ कोई डायरेक्शन तो नहीं होगा, मैं एवरेज वेलोसिटी बोलूंगा उसका, एवरेजली बताओ कितना स्पीड से मूव कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी उसको VRMS लिखते हैं, तो VRMS इक्वल टू √3 kBT/m। मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन इतना इंडिविजुअल वेलोसिटी से मूव करते रहता है। याद रखो यदि मैं टेम्परेचर की जगह में जो T है वो T है 300 केल्विन यहाँ पे डाल दूं और केबी का वैल्यू डाल दूं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डाल दूं, तो इसका वैल्यू VRMS हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी आएगा जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ कैलकुलेट करके लिख दिया ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड। इमेजिन कर सकता है कितना वेलोसिटी वाला है। मतलब हर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 300 केल्विन मतलब खाली 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में उसका वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड का होता है एवरेजली। मतलब हर डायरेक्शन में अपना अपना होता है, तो एवरेज में ले लिया हूं तो एवरेजली 10⁵ मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में रखेंगे तो 100 किलोमीटर पर सेकंड का रफ्तार वो रहता है। 100 किलोमीटर पर सेकंड इमेजिन कर सकता है, इतना तेजी से वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा होता है हैपेजेटली, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, मतलब ये एवरेजली इतना वेलोसिटी से वो मूव करते रहता है। दैट इज कॉल्ड VRMS। ये हमको याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हो गया तुम्हारा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल हमारा वोल्टेज। ठीक है, एक और पॉइंट आता है मीन फ्री पाथ। इंपॉर्टेंट चीज देखो, मीन फ्री पाथ जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कंडक्टर के अंदर में सरफेस में, तो जहां जहां मूव करने के दौरान क्या होंगे, देखो उसको बैरियर कौन दे रहा है, पॉजिटिव आयन जो बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन का मोशन को बैरियर कर रहे हैं। क्योंकि देखो मैं यदि यहाँ पे 2-3 तो पॉजिटिव आयन यहाँ पे बना के दिखा तो तुमको समझने में आसानी होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मोशन को देख लो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था, लेकिन जैसा इसके प्रभाव में आ रहा है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी तो कितना हाई वेलोसिटी में है, 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास का थर्मल वेलोसिटी है इसके पास में। तो इतना वेलोसिटी जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, अट्रैक्ट कर रहा है ना इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन करेगा, जिसके चक्कर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा, लेकिन इतना हाई वेलोसिटी है कि ये इसको अपने चारों तरफ घुमा ही नहीं पाएगा, वो सीधा भाग जाएगा इस तरफ। अब इधर भाग गया तो इसके प्रभाव में आया, ठीक है, इसके प्रभाव में आया, ये इसका डायरेक्शन को मोड़ देगा, फिर इसके प्रभाव में आया, ये इसका डायरेक्शन को मोड़ देगा, ये इधर मूव कर रहा है। तो इन शॉर्ट ये जो टक्कर हो रहा है, मतलब सिंपली पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक प्रकार का जो फोर्स के कारण से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जहां से हम उसको कोलिजन बोलते हैं नॉर्मली। तो ये कोलिजन के कारण उसका देखो डायरेक्शन फटाक से बदल गया, जाना चाहता था इस तरफ लेकिन चले गया इस तरफ। यहाँ पे जाने के बाद इसका प्रभाव में जाना चाहता था इस तरफ लेकिन चले गया इस तरफ। यहाँ पे इसका प्रभाव में क्या जाना चाहता था इस तरफ लेकिन चले गया इस तरफ। इसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन का एक अपोजिट मोशन डायरेक्शन हर मोमेंट में चेंज होता रहता है और इधर उधर मूवमेंट इलेक्ट्रॉन करते रहता है। ओके, तो दो कोलिजन के बीच में यहाँ पे कोलाइड किया, फिर यहाँ पे फिर कोलाइड किया, ये दो कोलिजन का बीच वाला जो रास्ता होता है वो करीबन स्ट्रेट होता है, उसके बाद वो फिर टेढ़ा हो जाएगा, ये भी स्ट्रेट है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करते रहता है तो मूवमेंट करने के बाद एक कोलिजन के बीच में जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, जो कि एक स्ट्रेट पाथ होता है। वैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी अपना अपना मीन फ्री पाथ रखे रहेंगे, मतलब अपना अपना फ्री पाथ रखे होंगे, सभी का एवरेज निकाल देंगे, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 10 एंगस्ट्रॉम। मतलब मैं एवरेजली ऐसा मान सकता हूं कि 10 एंगस्ट्रॉम दूरी तक इलेक्ट्रॉन कोलिजन नहीं करेगा। मतलब प्रोटॉन और इसका जो पॉजिटिव आयन के बीच में ये 10 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली गैप ऐसा मान सकते हैं समझने के लिए, इतना गैप तक कोलिजन नहीं होने वाला एवरेजली सभी इलेक्ट्रॉन का मिलामूली करके। ओके, एक और आता है इसका फॉर्मूला मीन फ्री पाथ निकालने के लिए होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। एक इलेक्ट्रॉन का यदि मैं मीन फ्री पाथ निकालना चाहूंगा तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। एक ही बात नहीं हुआ क्या, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना रहता है। नेक्स्ट हो गया एक और चीज है रिलैक्सेशन टाइम। देखो यहाँ पे कोलाइड किया है, उसके बाद में दूसरे बार इस पॉजिटिव आयन के प्रभाव में आने वाला है, लेकिन इतने बीच में वो तो कोलाइड नहीं किया है ना। यहाँ पे एक पहला कोलिजन हुआ, उसके बाद दूसरा पॉजिटिव आयन तक आते आते वो कोलिजन नहीं हुआ, वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था। तो यहाँ पे कोलिजन और यहाँ पे कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप रहता है वो टाइम के गैप को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
रिलेशनशिप टाइम इज द टाइम इंटरवल इन विच, है ना, या इट इज अ टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप होता है उसको टाइम गैप को ही हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इन रिलैक्सेशन टाइम का यदि मैं वैल्यू बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻14 सेकंड के आसपास होता है। समझ लो कितना स्मॉल टाइम के बीच में कोलाइड कर दे रहा है। 10⁻14 सेकंड, एक सेकंड का भी फ्रैक्शन हिस्सा है, ना के बराबर टाइम है उसमें कोलाइड करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी तो बहुत ज्यादा है, 100 किलोमीटर पर सेकंड का रफ्तार से मूव कर रहा है। और ये एक कोलिजन के बीच में जो गैप टाइम पीरियड होता है ये करें उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ये एवरेज वैल्यू है, मतलब बहुत हर बार में कोलाइड करने के दौरान अलग अलग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में हो गया हमारा, उसको निकालने का फॉर्मूला हो गया टोटल टाइम, कितना टोटल टाइम हमने दिया हुआ है डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, कितना बार वो कोलाइड किया हुआ है, उससे हमारा क्या होगा मीन एवरेज जो हमारा उसका रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाला पढ़ेंगे।